गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में आज इससे पूर्व में हमने देखा था मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की सिद्धांत को। आज हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो आपने देखा कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की जब व्याख्या की है तो उसने मुख्य रूप से बताया कि समाज में जितने भी युग बदलते हैं या जो सामाजिक अवस्थाएं बदलती है, उन सब सामाजिक अवस्थाओं के परिवर्तन में एकमात्र मुख्य कारक है, वह है आर्थिक तत्व। वह कहता है कि आर्थिक तत्व ही वह एकमात्र कारक है जिससे सामाजिक अवस्थाएं बदलती है। आर्थिक व्यवस्था पर जिसका आधिपत्य होता है, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी उन्हीं का आधिपत्य होता है, अर्थात राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के पास रहती है जिनके पास आर्थिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है। ऐसा मार्क्स का मानना है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में। और वह कहता है कि आर्थिक प्रणालियों में, आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं, उत्पादन की प्रणालियों में जैसे ही बदलाव आता है, सामाजिक अवस्थाएं भी बदल जाती है। जैसे वह कहता है कि जब कृषि था, कृषि का युग आया, तो दास अवस्था में से अपने आप सामाजिक अवस्था उसमें सामंत अवस्था में कन्वर्ट हो गई। और जब उद्योग धंधों का आविष्कार हुआ, कल कारखानों का आविष्कार हुआ, उत्पादन में साइंस टेक्नोलॉजी का जब प्रभाव आया, उस समय अपने आप सामाजिक अवस्था भी बदल गई और सामंत अवस्था से पूंजीवादी अवस्था में प्रवेश कर गई। उसमें सामंत और किसान के बीच में संबंध स्थापित हुए और इसमें वो कहता है कि पूंजीपति और श्रमिक के रूप में वो लोग स्थापित हुए। तो मुख्य रूप से उसका ये मानना है कि सामाजिक अवस्थाएं और जो समाज के जो युग हैं, लोगों के बीच के जो संबंध हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं आर्थिक अवस्थाओं पे, उत्पादन के साधनों पे और उत्पादन की प्रणालियों पर। आज हम बात करते हैं कि विभिन्न आलोचक हैं, वो मार्क्स से सहमत नहीं है। वो ये नहीं मानते कि सारे परिवर्तनों के पीछे एकमात्र कारक केवल आर्थिक कारक ही है। केवल आर्थिक तत्वों में, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने से ही सारे बदलाव हो जाते हैं। आलोचक इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि विभिन्न आलोचकों ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो सिद्धांत है, उसकी किन किन आधारों पर आलोचना की है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आलोचक ये कहते हैं कि इतिहास की सभी घटनाओं की व्याख्या केवल आर्थिक आधार पर ही की जानी संभव नहीं है। हम इतिहास में होने वाले प्रत्येक घटना, जैसा कि मार्क्स कहता है, तो आलोचक ये कहता है कि सभी घटनाएं केवल उनके पीछे आर्थिक तत्व ही प्रभावशाली कारक है। आलोचक इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ऐसी अनेक घटनाएं होती है जो सामाजिक अवस्थाएं बदलती है, जो युग बदलती है, जो इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव लेके आती है। जबकि मार्क्स ने इतिहास के विभिन्न बदलावों के पीछे एकमात्र कारक किसको माना है? आर्थिक तत्वों को। इतिहास भरा पड़ा ऐसी घटनाओं से, जहां ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हम देखते हैं कि सामाजिक बदलाव या युगों में बदलाव या राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव आए हैं। वहां आर्थिक तत्वों का कोई मतलब नहीं था, वहां आर्थिक तत्वों का कोई संबंध नहीं था। जैसे विभिन्न जो प्रशासक थे, जो शासक थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं, इन्होंने बदलाव या परिवर्तनों में बहुत बड़ी भूमिकाएं अदा की। सिकंदर की महत्वाकांक्षा थी कि वह विश्व विजेता बने और इसके लिए उसने बहुत सी चीजों में बदलाव लाया, युद्ध करता गया और वो इतिहास का एक कारण बना। इतिहास में आज भी सिकंदर को लोग पढ़ते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो इतिहास में हम देखते हैं कि परिवर्तन, यहां हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मार्क्स कहता है, आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स बताता है कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे केवल आर्थिक तत्व ही एकमात्र कारक है। आलोचक
विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे आर्थिक तत्व ही एकमात्र कारक नहीं है। हो सकता है आर्थिक तत्व भी, जैसे मान लीजिए अर्थ के लिए ब्रिटेन के जो लोग थे वो भारत में आए शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन सारे परिवर्तन हम कहें कि केवल आर्थिक तत्वों के कारण, तो आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं, उन महत्वाकांक्षाओं के कारण इतिहास में हम देखते हैं बहुत से युद्ध हुए हैं, बहुत से बड़े बड़े परिवर्तन हुए। इसी प्रकार शक्ति की जो एक महत्वाकांक्षा है, शक्ति की जो कामना है, उसके कारण समाज में हम देखते हैं व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन हुए हैं, समाज के युग बदले हैं, वहां भी आर्थिक तत्व कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म, नैतिकता, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से समाजों में परिवर्तन हुए हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि केवल मार्क्स का यह मानना कि इतिहास की सभी घटनाओं की व्याख्या केवल इस आधार पे ही, केवल आर्थिक तत्वों के आधार पे ही किया जाना संभव नहीं है। उसके पीछे और भी बहुत से कारण होते हैं, और जब सभी कारणों को हम देखते हैं तब जाके हम इतिहास का सही जजमेंट कर पाते हैं, इतिहास की घटनाओं को सही तरीके से हम इतिहास को और परिवर्तन को, विकास को हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक पक्षीय अध्ययन है, वो मार्क्स यहां करता है, केवल एक बात मार्क्स बताता है। अगली बात करें तो हम देखते हैं कि आलोचक ये कहते हैं कि मार्क्स ने जो चीज बताई कि इतिहास या जो जितनी भी घटनाएं होती है उनके पीछे केवल आर्थिक तत्व ही प्रधान होता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि हम व्यवहार में देखते हैं कि संयोग तत्व जो है, आकस्मिक संयोग जो तत्व होते हैं, वो भी एक ऐसा तत्व है जिसने समाज में बहुत परिवर्तन लाए हैं। हम इतिहास की कई घटनाएं देखती हैं कि जैसे आपने देखा कि मार्क्स ने थे, वो शुरू से ही उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि वो एक अच्छे प्रोफेसर बने, और इसके लिए उन्होंने जो बोन विश्वविद्यालय था वहां उनकी इच्छा भी थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने जब उन्होंने देखा कि जो प्रगतिशील व्यक्ति हैं उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया विश्वविद्यालय से, तो वहां से वो अपने विचारों को, उन्होंने उस परिस्थिति की वजह से उन्होंने अपने विचार त्यागे, और विचार त्याग कर आपने देखा कि मार्क्स ने एक अखबार में अपना काम शुरू किया, और अखबार में शुरू करने के साथ ही उन्होंने आक्रामक लेख लिखने शुरू कर दिए सरकारों के विरुद्ध, और आम श्रमिकों के हित में, आम व्यक्ति के हित में जब लेख लिखने शुरू किए तो धीरे धीरे वो भी वहां सरकार की नजरों में, और उन्हें बाद में आपने देखा कि जर्मनी छोड़कर उन्हें फ्रांस जाना पड़ा। तो ये एक संयोग तत्व था कि उनको वो सर्विस नहीं मिलना, या प्रोफेसर वो एकदम वो ऐसा टाइमिंग की जब उन लोगों को निकालना, और वो एकदम अखबार से जुड़े, और उसके बाद में आप देखते हैं उनका फ्रांस आना, वहां एंगल्स का मिलना, ये संयोग तत्व बनते गए। और 1848 में मैनिफेस्टो का होना, फ्रांस में क्रांति का होना, ये सारी चीजें अपने आप, तो ये एक संयोग तत्व आगे से आगे, आगे से आगे जुड़ता गया। इसी तरीके से हम ऐसी अनेक घटनाएं देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट आप देखते हैं, उन कई ऐसे संयोग तत्व बने कि जिनकी वजह से वहां का इतिहास बदला। ठीक है, ऐसे कहने का ये मतलब है कि संयोग तत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है परिवर्तन में और समाज की अवस्थाओं में बदलने में। ठीक है, आपने बहुत से ऐसे घटनाएं सुनी है जहां मात्र संयोग ऐसा हुआ, कोई घटना ऐसी घट गई कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया, राज्य के जीवन में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो संयोग तत्व की उपेक्षा मार्क्स ने अपने सिद्धांत में की है, वो केवल आर्थिक तत्वों को ही मानता है। इसी तरीके से समाज में जितने भी परिवर्तन आते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानवीय चेतना की। देखिए, कोई भी सृजन जब तक नहीं होता है, जब तक मनुष्य की चेतना उसे इस चीज के लिए तैयार नहीं करती है। जितने भी उत्पादन हुए हैं, जितनी भी अवस्थाओं में बदलाव आया है, मानवीय चेतना सबसे पहले आती है, नए नए आविष्कार होते हैं चेतनाओं से, और तब जाके समाज में बहुत बदलाव आता है। तो उत्पादन के साधनों में भी जो बदलाव आया वो किसकी वजह से आता है? मनुष्य की मानवीय चेतना और कौशल दक्षता के पीछे।
तो कौशल, दक्षता और मानवीय चेतना भी परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि मार्क्स मानता है कि मानवीय चेतना है वो भी भौतिक जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो परिस्थितियां होती है उनके कंट्रोल में रहती है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यक्ति का कौशल और व्यक्ति की चेतना, ये दोनों चीजें समाज में बदलाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप भी देखिए, जब एक आप में चेतना जब जागृत हो जाती है कि मुझे अमुक लक्ष्य की प्राप्ति, तो ये चेतना जब जागृत होती है तब हम उसकी प्लानिंग्स बनाते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन के अकॉर्डिंग हम अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी हमें संसाधन लेने हैं, टेक्नोलॉजी लेनी है, पढ़ाई की सामग्री इकट्ठी करनी है, वो सारी चीजें हम शामिल करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन आपके जीवन में आता है, इस परिवर्तन का मूल कारण सबसे पहले हम देखें तो कहां से शुरुआत होती है? आपकी चेतना से। बहुत से लोगों को आप देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है? क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसकी चेतना जागृत हो गई है और जो चेतना जागृत होने के बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हो चुका है। तो बदलाव, परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका होती है वो मानवीय चेतना की भी होती है, जिसे मार्क्स ने बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मार्क्स ने उसको इग्नोर किया है, अनदेखा किया है, वो जिसको अलग तरीके से व्यक्त करता है। तो मानवीय चेतना की उपेक्षा करके हम यदि इतिहास को देखना चाहें तो हमारा जो ज्ञान है या हमारा जो अध्ययन है, आलोचक कहते हैं कि वो अधूरा है, जैसा कि मार्क्स ने इसको इग्नोर किया है मानवीय चेतना को। इसी तरीके से मार्क्स ने धर्म की पूर्णतः उपेक्षा की है कि धर्म का किसी प्रकार की भूमिका नहीं है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि नहीं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जो बड़े परिवर्तन हैं, उसमें धर्म की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। धार्मिक आधार पर धर्म का विरोध करना या धर्म का समर्थन करना, इन दोनों आधारों को लेकर कई प्रकार के परिवर्तन है वो हम देखते हैं। आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें भी आप देखेंगे कि काफी परिवर्तन है। वो जो धर्म है उसको लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गई। आपने मध्यकालीन इतिहास पूरा पढ़ा है, विश्व का आप पढ़िए कभी, तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि धर्म सत्ता और राज सत्ता की जो लड़ाइयां थी वो एक बड़ा बदलाव लेके आई, नई नई विचारधाराएं स्थापित हुई। तो इस तरीके से हम ये कि धर्म का कोई रोल नहीं है या धर्म को पूरी तरीके से उपेक्षित कर देना, वो भी इतिहास के मामले में, जो मार्क्स जिस मानवीय इतिहास की बात करता है, जिस मानवीय विकास की बात करता है, उस मानवीय विकास में धर्म भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है जिसकी मार्क्स ने उपेक्षा की है। ठीक है, तो केवल आर्थिक तत्व को उसने कारक मान लिया, तो आलोचक कहते हैं कि यह सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य का मानवीय चेतना है, धर्म है, संयोग तत्व है, ये सारे वो तत्व हैं जिन्होंने आज तक का जो इतिहास बना है, जो प्रारंभिक काल से लेकर अब तक जो चलते आ रहे हैं, उनमें अपनी अपनी भूमिकाएं निर्वहन की है। तो केवल अकेला यह मान लेना कि आर्थिक तत्व, जैसा कि मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में जो इतिहास का वर्णन करता है, जो ज्ञान हमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो उसने मजदूरों को एक तरीके से प्रस्तुत किया है कि केवल आर्थिक तत्व ही प्रभावशाली तत्व है, आप क्रांति करिए, आप आर्थिक जो संसाधन उन पे कब्जा कर लीजिए, राजनीतिक सत्ता भी आपकी होगी, आर्थिक सत्ता भी होगी, क्योंकि समस्त जो चीजें हैं वो केवल आर्थिक सत्ता से ही प्रभावित होती है। तो केवल अति एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्थिक सिद्धांत के पक्ष में मार्क्स की कहीं ना कहीं एक अतिवाद हमें यहां दिखाई देता है। इसी प्रकार आपने देखा कि मार्क्स कहता है कि जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता है उन्हीं के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है। तो आलोचक हैं वो इससे भी सहमत नहीं है। आलोचक कहते हैं कि हो सकता है कि आर्थिक सत्ता एक बड़ा कारक हो सकती है, लेकिन केवल आर्थिक शक्ति जिसके पास है, संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों का पर स्वामित्व जिसके पास है, केवल उन्हीं के हाथ में राजनीतिक सत्ता हो, ऐसा व्यवहार में देखने में नहीं मिला है कि हमेशा ऐसा होता है। समझ गए आप इस चीज को? नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की जब आप इतिहास में आप देखेंगे उनके कार्यों को, तो उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपना जो राज सत्ता है वो सत्ता जो उसको उन्होंने एक तरीके से प्राप्त किया। तो सैनिक जो शक्तियां थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही है।
हमने इतिहास पढ़ा है कि विभिन्न राजा महाराजाओं ने जिनके पास सैनिक शक्तियां बहुत ज्यादा थी, उन राजाओं ने इतिहास को एक नया स्वरूप दिया है। उन लोगों ने अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता रखी है। इसी तरीके से आप हम देखते हैं, आप अरस्तु वगैरह को पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये जिन लोगों में है वो लोग भी सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो यहां आर्थिक कारक नहीं है बल्कि आंतरिक कारक है, उसकी चेतना का कारक है, उसकी जो स्किल है, अंदर से जो स्किल है, लीडरशिप स्किल बहुत ज्यादा है, तो वो लोग भी राजनीतिक सत्ता तक अपने साम दाम दंड भेद के माध्यम से पहुंचे हैं। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने हम दे सकते हैं, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य दिलवाना। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की यदि आप बात करें तो आर्थिक सत्ता उनके पास बहुत कहीं नहीं थी, लेकिन चाणक्य की जो कूटनीतिक शक्ति थी उस शक्ति से उन्होंने किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को राज सत्ता दिलवाई, ये आप सबने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो उदाहरण है, उनके आधार पे कहा जा सकता है कि केवल आर्थिक सत्ता जिनके पास है या अर्थ पे जिनका स्वामित्व है या आर्थिक संसाधनों पे जिनका स्वामित्व है, राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी, इससे आलोचक सहमत नहीं है। वो इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना करते हैं, वो मार्क्स के सिद्धांत से सहमत नहीं है। इसी प्रकार यदि हम एक और आलोचना इसकी करें तो हम पाते हैं कि मार्क्स ने साम्यवाद को लेकर जो भविष्यवाणियां की वो भी व्यवहार में सही साबित नहीं हुई है। मार्क्स ने दो चीजें यहां हम देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि उसने कहा कि साम्यवाद में हर व्यक्ति सुखी होगा, हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, तो किसी के किसी तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हमने पूर्वी यूरोपीय कई राष्ट्रों को देखा है जहां साम्यवादी सिस्टम चल रहा था, और आप स्पेशली एग्जांपल दे सकते हैं सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ जो कि साम्यवाद का एक बहुत बड़ा राष्ट्र, जो साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र था, और 90 में आपने देखा कि साम्यवाद का जो सोवियत संघ है उसका भी विघटन हो गया। लोगों को साम्यवाद पसंद नहीं आया, उन्होंने भी खुली अर्थव्यवस्था को चुना। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था की तरफ उनका ध्यान गया कि नहीं, हमें स्वतंत्रता, समानता, ये तो एक दोबारा से साम्यवाद के उस सिस्टम में जाकर और फिर उससे वापस निकलना, यह सिद्ध करता है कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वो व्यवहार में सही साबित नहीं हुई। और एक आप ये भी इसकी आलोचना की जाती है कि मार्क्स एक तरफ बताता है कि सारा सिस्टम गतिशील है, पदार्थ गतिशील हैं, ये हमेशा अपने एक आर्थिक वो एक नियतिवाद की बात करता है कि परिवर्तन नियतिवादी जो है, मतलब अपने आप होगा परिवर्तन, और ये कहता है कि उस परिवर्तन में निश्चित रूप से वो होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है ना, गतिशीलता के कारण, पदार्थ की गतिशीलता के कारण। लेकिन दूसरी तरफ मार्क्स कहता है कि यह परिवर्तन या ये स्थितियां कहां जाके रुक जाएंगी, साम्यवाद में जाके रुक जाएंगी। तो साम्यवाद में कैसे रुक जाएंगी, पदार्थ की गतिशीलता कैसे समाप्त हो जाएगी, इन चीजों का कोई वैज्ञानिक उत्तर या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोई प्रमाणिक उत्तर है वो मार्क्स नहीं देता है। जब परिवर्तन एक नियम है तो फिर साम्यवाद के बाद में भी परिवर्तन आएगा, गतिशीलता बनी रहेगी, आलोचक कहते हैं। लेकिन मार्क्स कहता है कि नहीं, जो संघर्ष है वस्तुओं में, जो अंतर संघर्ष होता है, साम्यवाद में वह कहता है कि वो वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, इसलिए उस अवस्था पे जाके परिवर्तन है वो ठहर जाएगा और वो व्यवस्थाएं हमेशा स्थायी रहेंगी। आलोचक इससे सहमत नहीं है कि यदि पूर्व अवस्थाएं स्थायी नहीं रही है, जो कि मार्क्स खुद कहता है कि पदार्थ गतिशील है, परिवर्तन होने आवश्यक है, परिवर्तन होंगे, एक तरफ वो कहता है, और दूसरी तरफ वही कहता है कि साम्यवाद में जाकर ये गतिशीलता नहीं रहेगी, साम्यवाद में जाकर संघर्ष, आपसी जो अंतर संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो कहता है कि साम्यवाद स्थायी रहेगा, साम्यवाद के बाद में परिवर्तन नहीं आएगा। तो व्यवहार में आलोचक इससे भी सहमत नहीं है, और ना ही मार्क्स इसके पक्ष में कोई वैज्ञानिक या कोई प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत कर पाया है। ठीक है, तो ये एक कुछ आलोचना है, और भी आप अच्छी बुक्स जो आपको मिले आप उनको देखिए। एक हमने सामान्य किया है कि आलोचक भी कहते हैं कि मार्क्स का जो सिद्धांत है वो इतिहास की भौतिकवादी है, तो इतिहास का अध्ययन कम है और मजदूरों को एक तरीके से क्रांति के लिए तैयार करने के लिए एक प्रचारात्मक सिद्धांत के रूप में अधिक उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। ठीक है,
तो ये है मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचना के कुछ बिंदु। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क्स के अगले जो सिद्धांत हैं उनकी हम बात करेंगे।